थोड़ी परेशान सी सुरभि अपनी देवरानी नेहा से कहती है, क्या नेहा, मैंने देवर जी को कल ही फोन कर दिया था कि आकर माँ जी को ले जाएं। पूरा दिन निकल गया, लेने नहीं आए। ऐसा भी कहाँ होता है। पिछले महीने जब माँ जी को मेरे पास आना था तो मैंने महेश को सुबह 8 बजे ही तुम्हारे पास लेने के लिए भेज दिया था। अरे दीदी, गुस्सा क्यों होती हो? वह तो माँ जी को लेने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन अचानक से बच्चों के स्कूल से फोन आ गए कि पेरेंट्स मीटिंग है, इसीलिए उधर जाना पड़ा। आज नहीं तो कल माँ जी को ले जाएंगे। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तो अब तो तुम्हारे स्कूल की मीटिंग खत्म हो गई होगी। देवर जी को कहो आकर कि माँ की जी को ले जाए। और कौन सा हम अलग शहर में रहते हैं, दोनों का एक ही तो शहर है। आने जाने में कितना समय लगता है। मैं एक दिन भी माँ जी को अपने पास ज़्यादा नहीं रख सकती। अगर एक दिन ज़्यादा रखूंगी तो समझ लेना अब 4 महीने बाद माँ जी को मेरे पास आने का समय होगा, तो मैं भी एक दिन बाद ही बुलाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं इनसे बात करके बताती हूँ। अगर टाइम होगा तो अभी माँ जी को लेने आ जाएंगे। बात करके बताने से तुम्हारा क्या मतलब है? देवर जी को बोलो अभी के अभी माँ जी को लेने के लिए आए। इसमें बात करने वाली कोई बात नहीं है। जब हम चारों भाइयों ने मिलकर बैठक किया था कि एक एक महीने के लिए माँ जी को अपने पास रखेंगे, तो फिर मैं क्यों उन्हें एक दिन अपने पास ज्यादा रखूं? इतना कहकर सुरभि फोन काट देती है और अपने दोनों बड़ी जेठानियों को कॉन्फ्रेंस में कॉल करती हुई कहती है, देख रही हो दीदी, पूरा 1 महीना हो गया है और वैसे भी यह महीना तो 31 दिनों का था। एक दिन मैंने माँ जी को वैसे ही ज्यादा रख लिया। आज 1 तारीख को सुबह सुबह देवर जी को लेने आना था, अभी तक माँ जी को लेने नहीं आए हैं। शाम के 7 बज गए। ऐसा भी कहीं होता है क्या? फोन पर दोनों जेठानियाँ इसीलिए चुप हैं क्योंकि इस महीने उन दोनों का नंबर तो है। अरे सुरभि, तो अपना देख ले, क्या करना है? मुझे घर में बहुत काम है। दूसरे नंबर की जेठानी भी कहती है, हाँ हाँ सुरभि, मेरे घर में भी आज गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना बनाना है। मैं भी फोन रखती हूँ। और दोनों जेठानियों ने फोन रख देती हैं। दरवाजे के बाहर बैठी हुई विमला जी बहू की बातों को सुनकर दुखी हो जाती हैं कि कैसे आज उनके चारों बेटों और बहुओं ने उन्हें एक एक महीने के लिए बांट लिया है, और एक दिन भी अगर किसी बहू के इधर ज्यादा रह लूं तो इन्हें बोझ लगने लगती हूँ। तभी सुरभि अपने कमरे से निकलती है और विमला जी को दरवाजे के पास बैठा हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम इधर दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हो? लगता है चुप चुप कर मेरी सारी बातें सुन रही थी। शर्म नहीं आई अपनी बहू की चोरी छुपे बातें सुनते हुए? नहीं बहू, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी। मैं तो तुम्हारे पास किसी काम से आई थी। तुम फोन पर बात कर रही थी तो उधर जमीन पर ही बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार करने लगी। ऐसी क्या आफत आन पड़ी जो तुम अपने स्टोर रूम में बैठकर मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? जब मैं फोन पर बात कर लेती तब मुझे बता देती क्या काम था। अब बताओ किस काम के लिए आई थी? बहू, तुमने दोपहर में मुझे खाना नहीं दिया था और ना ही मेरे हिस्से का खाना बनाया था, लेकिन अभी तक सबसे छोटा बेटा मुझे लेने के लिए नहीं आया है। पता नहीं वह आज आएगा भी या नहीं। कुछ तो खाने को दे दो। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, बहुत तेज भूख लगी है। पूरा दिन निकल गया है। तो क्या हो गया, पूरा दिन निकल गया? एक टाइम खाना नहीं खाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और तुम्हारे शरीर को देखकर तो नहीं लगता कि तुमने खाना नहीं खाया। खूब हट्टी कट्टी तो लग रही हो। यह लो, तुम्हारे पोते के स्कूल टिफिन से आधा पराठा बच गया था, इसी को अचार से खा लो। और तुम्हारे लिए मैं कुछ अलग से बनाने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि अभी नेहा से फोन पर बात हुई थी। घंटे भर में देवरजी लेने ही आते होंगे। अब उसी के घर में जाकर खाना खाना। विमला जी टिफिन के बच्चे आधे पराठे को अचार के साथ खाने लगती हैं। इधर सुरभि अपना और बच्चों के लिए खाना तो बनाती है, लेकिन विमला जी के लिए खाना नहीं बनाती।
छोटे बेटे को आते आते रात के 8 बज गए थे। सुरभि ने पहले से ही उनके सामान को एक झोले में भरकर रख दिया था। जैसे ही छोटा बेटा आया, विमला जी को भेजकर सुरभि ने एक लंबी सांस ली। चलो अच्छा है, बुढ़िया गई अब 3 महीने तक आराम से पैर फैलाकर अपने घर में रहूंगी। बड़ी आशा के साथ विमला जी अपने दूसरे नंबर की बहू नेहा के घर गई। उधर नेहा अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। शाम को विमला जी जब अपने तीसरे नंबर के बेटे बहू के घर पहुंची तो बहू ने फॉर्मेलिटी के लिए 1 कप चाय बनाकर उन्हें पकड़ा दी। इसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत की और अपने 6 साल के बेटे को लेकर कहने लगी, माँ जी मैं रिंकू को सुलाने जा रही हूँ। अगर इसको लोरी नहीं सुनाऊंगी तो यह सुबह स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठेगा। अरे बेटा, अभी इतने दिनों बाद तो मैं अपने पोते के पास आई हूँ, थोड़ी देर मेरे साथ खेलने दो, फिर सुला लेना। माँ जी अभी पूरे महीने तो मेरे पास ही रुकने वाली हो, तो मिल लेना ना अपने पोते से, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी 1 महीने तक कहीं नहीं जाने वाली हो। विमला जी को भूख तो बहुत तेज लग रही थी, क्योंकि छोटी बहू ने उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था। बहू से कहा कि बहू मुझे कुछ खाने को देती जाओ, फिर चली जाना, तेज भूख लगी है। क्यों भाई माँ जी, आप सुरभि दीदी के घर से नहीं खा के आई हैं? मैं तो सोच रही थी आप इधर ही खाना खा कर आएंगी, इसलिए आपका खाना इधर नहीं बनाया। अगर आप इधर खाना खाने वाली थी तो एक बात फोन करके बता देती, हम लोगों ने खाना बनाकर खा लिया है और अब तो हमारे सोने का समय हो गया है। बहू की बात सुनकर विमला जी स्तब्ध रह गईं कि आज उन्हें अपने 2 वक्त के रोटे के लिए बेटे बहू के घर में 4-4 बार मांगना पड़ रहा है और फिर भी खाने को नहीं मिल रहा। क्या विमला जी का बेटे बहू के पास रहने का अनुभव बहुत ही कड़वा था। बहू तो अपने बेटे को लेकर कमरे में सुलाने गई। बेटा भी अपने टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। वह खुद ही रसोई में गई खाना लिए। देखा तो सारे बर्तन धुलकर रखे हुए थे, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें थोड़ी सी चावल की खीर रखी हुई थी। विमला जी खीर को खा लेती हैं और हॉल में बैठे हुए अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मुझे कौन से कमरे में सोना है। बेटा माँ का सामान लेकर ऊपर के कमरे में ले जाता है। एक 10 बाई 10 का कमरा बना हुआ है, जिसमें पहले से ही इतना सामान अड़ा पड़ा है कि पैर रखने तक जगह नहीं। माँ इसी कमरे में तुम्हें सोना है, आज से यह कमरा तुम्हारा है। कमरे की हालत देखकर विमला जी कहती हैं, इस कमरे में मैं कहाँ सोऊंगी, इसमें तो पैर रखने तक जगह नहीं है, मैं कहाँ अपना बिस्तर लगाऊं। अरे माँ, इस सामान को एक दूसरे के ऊपर रख दो, तुम्हारे लिए जगह हो जाएगी। अब इतना भी नहीं कर सकती, यह भी मैं करूं। एक बड़े से बैग को बक्से के ऊपर रखते हुए बेटे ने कहा, यह लो हो गई जगह, थोड़ी सी तुम कर लेना और यह दरी रखी है, इसको बिछा लेना। बेटा ना तो इस कम में कोई खिड़की है और ना ही कोई पंखा लगा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसे सोऊंगी इस कमरे में। नीचे वाला एक कमरा खाली पड़ा है, उसमें पंखा भी लगा है, चलो मैं नीचे कमरे में सो जाऊंगी। विमला जी की बात नीचे खड़ी हुई नेहा भी सुन लेती है और कहती है, नहीं माँ जी, वह कमरा तो मैंने आने जाने वाले लोगों के लिए है, मेहमानों के लिए खाली करके रखा है। अगर उस कमरे को तुम्हें दे दिया और बाद में कोई मेहमान आया तो उसे कहाँ रुकाऊंगी। और फिर तुम्हें 1-2 दिन तो रुकना नहीं, पूरे 1 महीने के लिए आई हो तो ऊपर ही अपना व्यवस्था करो। और रही बात पंखा की, तो कल एक टेबल फैन पड़ा है, उसे ठीक कराकर तुम्हारे कमरे में लगवा देंगे। बेटे बहू तो आराम से अपनी एसी वाले कमरे में सो गए, लेकिन विमला जी को पूरी रात नींद नहीं आई। वह अपनी दरी उठाकर फर्श पर बिछा लेती हैं। छत पर थोड़ी गर्मी से राहत थी, लेकिन मच्छरों ने काट काट कर हाल बेहाल कर दिया। सुबह 5 बजे नीचे आ गई। थोड़ी देर तक तो वह चुपचाप बैठी रही, उसके बाद बेटे को आवाज़ देने लगी। बेटे बहू आंखें तड़ते हुए कमरे से निकले और चिल्लाते हुए कहने लगे, यह क्या तरीका है माँ, सुबह की नींद खराब कर दी। पहले तो सीढ़ियों के दरवाजे खोलकर इतनी तेज आवाज़ कर दी, तभी हमारी आंख खुल गई थी।
जैसे तैसे दोबारा से सोने की कोशिश की तो आवाज देकर हमें जगा दिया। आज तो जगा दिया, कल से 6 बजे से पहले नीचे मत आना, क्योंकि हम लोग 6 बजे ही जागते हैं। बेटा, गांव में तो मैं हमेशा 5 बजे ही जाग जाती थी, तो वही आदत अभी भी है। गांव में जागती होगी, यह घर मेरा है, तो इधर तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। और फिर एक दिन के लिए तो तुम आई नहीं हो, पूरे महीने रहना है, तो अपने आप को बदल लो। बार बार बेटे बहू के मुंह से 1 महीने की बात सुनकर विमला देवी बड़ी दुखी हो जाती। ऐसा लगता कि वह अपने बेटे बहू के घर में एक बोझ बनकर आई हैं, जिसे वह एक एक दिन करके काट रही हैं। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि यह उनके बेटे बहू का ही घर है। विमला जी चुपचाप से अपने बेटों का व्यवहार देख रही हैं। सबसे छोटी बहू का व्यवहार तो वह पहले ही देख चुकी हैं। अब दूसरी बहू के इधर रह रही हैं, और इधर भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक दिन विमला जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू, बहुत दिनों से कढ़ी नहीं खाई, खाने का बहुत मन हो रहा है। तुम कहो तो रसोई में ही मैं बना देती हूँ। नहीं माँ जी, मेरे घर में कढ़ी कोई नहीं खाता, ना तो मुझे पसंद है और ना ही तुम्हारे बेटे को। और रही बात पोते की, तो वह कढ़ी को देखकर ही नाक मुंह सिकोड़ता है। इससे अच्छा है कि तुम हम लोगों के साथ ही छोले भटूरे खा लेना। बहू, छोले भटूरे बहुत भारी होते हैं, उनसे मुझे पेट में गैस हो जाती है। कढ़ी नहीं बनानी तो कोई बात नहीं, तौरी या लौकी ही बना देना, मैं उसी को रोटी के साथ खा लूंगी। बहू उनकी एक बात नहीं सुनती और अपने हिसाब से घर में खाना बनाती है। जब खाना खाने की बारी आती है तो देखती हैं कि बहू ने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया। अगर वह छोले खाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। विमला जी अपनी थाली से छोले निकालकर एक कटोरी दूध लेकर आ गई, तो बहू ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने किससे पूछकर दूध लिया है? तुम्हें पता भी है शहर में कितना महंगा दूध आता है, और दूध मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए मंगाती हूँ। दूध की कटोरी छीनकर बहू रसोई में वापस रखाती है। ना चाहते हुए भी विमला जी को छोले भटूरे खाने पड़े। हाथ तो लिए, लेकिन जिस चीज का डर था वही हो गया, उनका पेट खराब हो गया। दूसरे दिन वह अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे लिए दवाई ले आना। तो बहू चिड़चिड़ाते हुए कहती है, अगर तुम पहले से बीमार थी तो अपनी छोटी बहू बेटे के इधर ही इलाज करा कर क्यों नहीं आती? अब इधर तो हम तुम्हें अपने पास में रखें और तुम्हारा इलाज भी कराएं। बहू की बातें सुनकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए कि अपने बेटे बहू के घर में ही वह गोली की तरह बरस गई हैं। बड़ी मुश्किल से विमला जी का 1 महीने अपने तीसरे नंबर के बेटे बहू के घर में कटता है। अगला महीना शुरू होने को 2 महीने पहले ही दूसरे नंबर के बेटे नम का फोन आता है कि इस महीने मेरे पास माँ को मत भेजना, क्योंकि हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। मेरे सबसे बड़े वाले भैया से बात हो गई है। भैया भाभी घर पर ही हैं, इसलिए माँ को अभी इस महीने उनके घर छोड़ देना। जब हम घूम के वापस आ जाएंगे तब अगले महीने हम अपने पास बुला लेंगे। जब सबसे बड़े वाले बेटे को इस बात की पता चली तो वह कहता है, अच्छा, यह भी कोई बात होती है? इस महीने माँ तुम्हारे पास आने वाली थी, तो मैं अपने पास कैसे बुला लूं? और वैसे भी मेरे भी बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। नैना और बच्चे अपने मामा के घर जाने वाले हैं। मैं अभी माँ को अपने पास नहीं बुलाऊंगा। जिसकी बारी है वही माँ को अपने पास बुलाए। मैं 1 महीने पहले उन्हें क्यों बुलाऊं? ऐसा कहकर बेटे ने फोन काट देता है। इधर चारों बहुओं ने घमाघस होने लगता है। सब एक दूसरे को फोन करने लगे। जिस बहू के घर में विमला जी, वह घबराकर अपनी दोनों जेठानी को फोन करती है। कहती है, मुझे नहीं पता, आप दोनों जल्दी से डिसाइड करो कि अब माँ जी किसके पास आएंगी, क्योंकि कल ही 1 तारीख है। भाई साहब को बोल देना आकर माँ जी को ले जाएं। बेटे बहू का व्यवहार विमला जी से छुपा नहीं था।
बहू बेटे के ऐसे व्यवहार की वजह से वह बड़ी ही आहत थीं। दुखी होकर कमरे में आकर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। अपने पति को याद करने लगीं। आपको गए हुए भी 3 महीने हो गए हैं और मेरा क्या हाल हो गया है। बच्चों ने अपनी माँ को एक फुटबॉल बना दिया है जिसमें ना तो भावनाएं हैं और ना ही दिल। विमला जी अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती हैं। 4 महीने पहले तक वह अपने गांव में कितने आनंद के साथ रह रही थीं। कोई काम नहीं था। हालांकि उनका घर 2 कमरों का कच्चा घर बना हुआ था, लेकिन बेटे बहू को शहरों के पक्के मकान से भी बड़ा सुकून देने वाला था। गांव में विमला जी के पति राम बाबू की जमीन थी। वह खेती बाड़ी खुद ही करते और खेती बाड़ी के पैसों से उन्होंने अपने चारों बेटों को पढ़ाया लिखाया। अपने समय पर दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत की, जिससे हमारे चारों बच्चों को गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम न करना पड़े, आराम से नौकरी करें और उनकी मेहनत रंग लाई। 2 बेटे पुलिस में हो गए, एक बेटा बैंक में, एक बेटा स्कूल में अध्यापक था। चारों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। राम बाबू और विमला जी खुशी से फूले नहीं समाये थे। धूमधाम से अपने चारों बेटों की शादियां की। घर में बहुआं आई। शादी होने के कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ शहर को चली गई। गांव में दोनों पति पत्नी रह गए। एक बार राम बाबू जी ने विमला जी से कहा, भाग्यवान, चलो अब तो हम हमारे बेटे शहर में रहते हैं। हम आराम से अपने बेटे बहू के पास शहर में ही रहेंगे। तो विमला जी ने मना कर दिया कि अभी से हम बेटे बहू के पास जाकर क्या करेंगे, आराम से रहने दो। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम दोनों गांव में ही रहते हैं। क्यों बेटे बहू को परेशान करना। विमला, मैं सोच रहा हूँ घर पूरा कच्चा है, 1-2 कमरे पक्के बनवा लूँ, फिर हम आराम से अपने पक्के घर में रहेंगे और तुम्हारे भी काम हो जाएंगे। इसके लिए विमला जी तैयार हो जाती हैं। बेटे बहू को जब पता चला कि माँ और पिताजी गांव में घर बनवा रहे हैं तो गुस्सा होते हुए कहते हैं, अब गांव में फालतू के पैसे लगाने की क्या जरूरत है। 2 कच्चे कमरे बने तो हैं, तुम दोनों के लिए पर्याप्त है, फालतू का खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामलाल जी को एक दिल का दौरा पड़ा और वह विमला जी को अकेले दुनिया में छोड़कर चले जाती हैं। रामलाल जी के जाने के बाद उनके 4 बेटों बहुएं कुछ दिनों के लिए गांव आते हैं। 13वीं करने के बाद चारों बेटों आंगन में बैठकर बातचीत करते हैं कि गांव में पिताजी की जमीन है, उसको बेच दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो गांव में खेती करने वाले नहीं। चारों बहुएं भी इस बात पर हामी भर देती हैं। अब बात आती है विमला जी की। हम गांव का घर और खेती को बेच देंगे, फिर माँ किसके साथ रहेंगी। कहने को तो विमला जी के 4 बेटे हैं, लेकिन चारों बेटे आज आंगन में बैठकर यह चर्चा कर रही हैं कि माँ को कौन रखेगा, माँ किसके साथ रहेंगी। विमला जी चुपचाप से अपनी बेटे बहुओं की वार्तालाप सुन रही हैं। तभी दूसरे बेटे कहता है, ऐसा करते हैं, 1-1 महीने के लिए माँ को अपने पास रखेंगे। वैसे भी हम 4 लोग हैं, जब एक बार रखेंगे तो 3 महीने बाद हमारा नंबर आएगा। सभी लोग इस बात पर सहमति दे देते हैं। लेकिन जब बेटे जमीन बेचने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि पिताजी जाने से पहले जमीन माँ के नाम कर गई। घर आते ही माँ पर बरसते हुए कहते हैं, माँ, पिताजी जमीन आपके नाम पर कब करवाई और हमें बताया भी नहीं। बेटा, मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी जबरदस्ती कुछ दिन पहले जमीन मेरे नाम कर गए। इस बात को सुनकर चारों बेटे बहुएं भड़क जाते हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए सभी लोग यह डिसाइड करते हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है। माँ को 1-1 महीने के लिए अपने पास रखते हैं, उसके बाद दावे पर आएंगे और माँ के नाम पर जो जमीन है उसको बेचकर हम चारों भाई आपस में पैसे बांट लेंगे। और सबसे पहले विमला जी को उनके छोटे बेटे बहू के साथ ले गए। अभी वह दूसरे नंबर के बेटे बहू के घर में है, जहाँ पर उनका एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। अपनी आंखों के बहते सैलाब को पोंछकर विमला जी सोचती हैं,
अभी तो जिंदगी बहुत बाकी है और बेटे बहू के घर में अगर इस तरह से रहना पड़े तो यह तो नर्क से कम नहीं है। हर तरह की पाबंदी है। ना तो बहू समय से खाना देती है और ना ही कोई घर से मुझसे बात करता है। बहू मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं। कोई मुझे मेरा दर्द पूछने तक नहीं आता कि तुम्हें क्या तकलीफ है। अकेले कमरे में बैठी आंसू बहाती रहती हूँ, लेकिन बेटे बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नीचे से बहू की आवाज आती है, अरे माँ जी, ऊपर ही बैठी रहोगी क्या? अपना सामान लेकर नीचे आ जाओ। विमला जी अपना सामान लेकर नीचे आ गई तो देखा नीचे तो उन्हें कोई भी लेने नहीं आया है। बहू बड़ा बेटा तो अभी तक लेने नहीं आए, फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? नहीं आए तो क्या हुआ, आपको मैं इधर से भेजने की व्यवस्था कर दूंगी। पूरा 1 महीना हो गया है, अब तो आपको उनके घर जाना ही पड़ेगा। कमरे में आपका बेटा तैयार हो रहा है, वह बड़े बेटे के घर में छोड़ कर आएगा। बहू की बात सुनकर विमला जी कुछ नहीं कहती, बस उनकी आंखों में आंसू आ गए। चार चार बेटे बहुए होते हुए भी आज उनकी क्या हालत हो गई है। जब बेटे पैदा हुए थे तो सभी लोग यही कहते थे कि बुढ़ापे पर तुम राज करोगी। क्या यही राज होता है? खैर, विमला जी छोटे बेटे के साथ सबसे बड़े वाले बेटे के घर पहुंच गई। देखा तो बड़ी बहू मायके जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे भी तैयार होकर घूम रहे थे। पता तो उन्हें पहले ही चल गया था कि देवर जी माँ जी को लेकर इधर आने वाले हैं। उन्होंने भी बाहर वाला कमरा उनके लिए साफ कर दिया था। बड़ी बहू रीना कहती है, माँ जी तुम्हारे लिए बाहर वाला कमरा साफ कर दिया है, तुम्हें उसी में रहना है। विमला जी अंदर पूरा घर देखती हैं, क्योंकि बड़ी बहू का घर बहुत बड़ा था, लेकिन ज्यादातर कमरों में ताले पड़े हुए थे। बेटा, तुमने घर में ताले क्यों लगाए हैं? माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ तो घर में ताले लगा कर ही जाऊंगी। बहू, अब तो मैं इस घर में आ गई हूँ, पूरे घर को देखती हूँ। बहू कहती है, तो तुम्हारे लिए ही ताला लगा कर जा रही हूँ, मेरे पीठ पीछे पूरे घर में घूमती फिरोगी। विमला जी अपमान का घूंट पीकर रह गई। थोड़ी देर बाद विमला जी रसोई में गई तो रसोई का ज्यादातर सामान खत्म था। थोड़े से चावल और आटा और दाल पड़ी हुई थी। बहू, रसोई में ज्यादातर सामान तो खत्म हो गया है, मैं क्या बनाकर खाऊंगी? और फिर मायके तुम और बच्चे ही जा रहे हैं, बेटा और हम तो इधर ही रहेंगे। दोनों लोगों का खाना बनेगा। माँ जी, इनको तो मैंने बोल दिया है, ऑफिस के कैंटीन में ही नाश्ता करेंगे और खाना खाएंगे। घर पर खाने की और बनाने की जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए थोड़े से चावल और दाल पड़ी हुई है। दाल रोटी और चावल बनाकर खाती रहना। 10 दिनों का ही तो बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, तभी रसोई का सामान खरीदूंगी। अभी खरीद के जाऊंगी, खा पी के सारा चट कर जाऊंगी। इतना कहकर बहू बैग उठाकर मायके के लिए चली गई। बहू के जाते ही एक दिन विमला जी अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा, जब से गांव आई हूँ तो ही साड़ी पहन रही हूँ, उनमें से भी एक साड़ी कील में उलझकर फट गई, मुझे एक नई साड़ी दिला दे। बेटा झल्लाते हुए कहता है, वैसे ही घर में इतने खर्चे, ऊपर से तुम्हें साड़ी दिलाओ, यह सब मुझे नहीं होगा। विमला जी सोचने लगती हैं कि बेटों को पैदा होने पर जहाँ मैं इतराती थी कि मेरे चार चार बेटे हैं, मुझे हाथों पर रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन इधर तो चार चार बेटे होने के बाद भी एक माँ उनके लिए भारी पड़ रही है। एक माँ को 2 वक्त का खाना खिलाने में बेटों के पसीने छूट रहे, जबकि मैंने चार चार बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। नौकरी न पैसा होते हुए भी बेटा एक बूढ़ी माँ को नहीं रख पा रहे, उसके लिए एक दवाई या एक साड़ी लाने में भी आनाकानी करते हैं। अब बहुत हुआ, मैं यह सब कुछ नहीं सहन करूंगी। मैंने एक एक महीना तीनों बेटों के पास रहकर देख लिया, अब मुझे चौथे के पास जाने की जरूरत नहीं। सबका व्यवहार मुझे समझ में आ गया है। अब मैं बेटी बहू का अपमान सहकर नहीं रहूंगी। विमला जी ने एक निर्णय लेती हैं। सबसे बड़े वाले बेटे बहू के पास विमला जी का 1 महीना बड़ी ही मुश्किल से कटता है और महीने के अंत में फिर से बहुएं आपस में फोन करने लगती हैं।
और ऐसे लगता है कि उनकी सांस नहीं आफत आ रही हो। लेकिन विमला जी अपने दूसरे नंबर के बेटे बहू के पास नहीं जाना चाहती। माँ, आज तुम तैयार रहना, 1 महीना पूरा हो गया है। अब आपको दूसरे बेटे के घर जाना है। नहीं बेटा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? जब हमने तय किया है कि 1-1 महीने सबके पास रहोगी तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? विमला जी बड़ी ही सोच समझ कर बेटे को जवाब देती हैं। अगर उन लोगों ने अभी कुछ कहा तो गुस्सा करेंगे और फिर उन्होंने जो सोचा है वह नहीं कर पाएंगी। इसलिए वह शांत होकर कहती हैं, बेटा, मैंने सोच रही हूँ कि गांव का घर बहुत दिन से खाली पड़ा है। दिवाली का समय भी आ रहा, घर में और आंगन में बड़ी बड़ी घास हो गई होगी। जाकर घर की साफ सफाई कर लूंगी। फिर अगले महीने दिवाली पर तुम लोगों को भी तो आना है, तो घर साफ सुथरा रहेगा, रहने में आसानी होगी। इस बात के लिए सभी तैयार हो जाते हैं कि अच्छा है, माँ को नहीं रखना पड़ेगा, गांव में जाकर रहेंगी। जल्दी से बेटा माँ को गांव छोड़ देता है। गांव में अपने कच्चे घर में जाकर विमला जी को एक सुकून सांस लेती हैं और समझ जाती हैं कि यही उनका असली घर है। इस 1 महीने में विमला जी बहुत बड़ा फैसला लेती हैं। गांव की जमीन जो कि उनके पति उन्हीं के नाम पर कर गए थे, उसी में से 5 बीघा जमीन को बेच देती हैं और इन पैसों से वह कच्चे कमरों को, सामने ही आंगन में बहुत सारी जगह पड़ी है, पर वहां पर अपने लिए 2 कमरे बनवाती हैं जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। गांव में लाइट की प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए एक इन्वर्टर भी अपने लिए खरीद लिया। कमरे में एसी भी लगवा थी। दूसरे कमरे में कूलर लगा दिया। विमला जी ने गांव में अपना ऐसा घर बनवाया था कि उनके अकेले घर के लिए पर्याप्त था। बेटे बहू के घर से ज्यादा अच्छा था। इन सारे कामों में पूरा 1 महीना कब निकल गया विमला जी को पता ही न चला। दिवाली के 4 दिन पहले ही बेटों का फोन आया कि हम चारों भाई गांव आ रहे। तुमने तो घर की साफ सफाई भी कर ली होगी, हमारे रहने का इंतजाम भी कर लिया न होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता है गांव में बच्चों को एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। अब तुम्हारी जमीन बेचने का काम करना है तो हफ्ते भर का समय तो लगेगा ही। दिवाली पर वैसे भी हम सब छुट्टियों की है। विमला जी कुछ नहीं कहती। अगले ही दिन बेटे बहू गांव आ गई और गांव में जब उन्होंने पूरा एक पक्का पोर्शन बना हुआ देखा तो चिल्लाते हुए बोले, यह कमरा किसने बनाया है और इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा था तो हमें नहीं दे सकती थी क्या? गांव में फालतू का पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? विमला जी की कड़क आवाज में कहती हैं, मैंने 5 बीघा जमीन बेच दी और उसी के पैसों से अपने लिए यह घर बनवाया है और उसमें सारी सुख सुविधाएं लगवाई हैं। देख लो, मेरे घर में एसी से लेकर कूलर तक सारी चीजें हैं, कोई कमी नहीं है। क्या माँ, तुमने जमीन बेच दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जमीन बेचने की? क्यों बेटा, जमीन मेरे नाम थी और मुझे पक्के कमरे की जरूरत थी। मुझसे अब उन कच्चे कमरों में नहीं रहा जाता, क्योंकि बरसात के समय उनमें पानी टपकता है, इसलिए मैंने अपनी जमीन बेचकर अपने लिए यह छोटा सा घर बनवा लिया। तुम्हें इसमें क्यों तकलीफ हो रही? तुम लोगों से तो पैसे नहीं है। माँ, तुमने यह नहीं सही किया। चारों बेटे बहू विमला जी पर भड़कने लगते हैं। विमला जी साफ साफ शब्दों में कह देती, तुम्हारे पिताजी जमीन मेरे नाम कर गए थे, जमीन मेरी है, मैंने बेच दी, तुम लोगों का इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि विमला जी के मन में कहीं न कहीं बेटे बहू के व्यवहार से दुखी थी कि उनकी चीजें उन्हें बार बार दर्द दुख देती। जब भी वह बेटे बहू के पास रहने का समय याद कर लेती, उनकी आंखें आंसुओं से भर आती। इसीलिए गांव आकर उन्होंने सोच लिया था कि जब मेरे पति मेरे लिए मेरे नाम जमीन कर गए हैं तो मैं क्यों ना अपना जीवन गांव में ही आराम से व्यतीत करूं। मेरे पति बहुत दूर की सोच रखने वाले थे, मेरे लिए बहुत अच्छा सोच कर गए। जब उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा है तो मैं उनकी सोच पर पानी नहीं फेर सकती। उन्होंने मेरे बुढ़ापे के लिए इतना कुछ सोचा, तभी तो जमीन बुढ़ापे पर मेरे नाम कर गई और वह अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से बेटा अपना अपना सामान पक्के कमरों में रखने लगते हैं और कहते हैं, माँ, दूसरे कमरे में ताला क्यों लगाया हुआ है, इसको भी खोलो। विमला जी कहती हैं, यह घर तुम लोगों के लिए नहीं बनवाया,
जाओ, सामने कच्चे कमरे बने हुए हैं, उसी में जाकर रहो। क्यों माँ, आप पक्के कमरों में रहोगी और मैं उन कच्चे कमरों में जाकर रहूंगी? क्या समझ रखा है मुझे? विमला जी कहती हैं, वही जो तुम सबने मुझे समझा था। जब तुम्हारे घर आई थी तो तुमने भी मुझे स्टोर रूम सोने के लिए दिया था। खुद एसी वाले कमरे में सो जाती और मुझे ऊपर का स्टोर रूम में मच्छर काटते। वह सोने के लिए देते थे। तो आज जब तुम मेरे घर आए तो मैं तुम लोगों को स्टोर रूम नहीं दे रही, बल्कि कच्चे कमरे साफ सुथरे दे रही हूँ और जिसमें बैठने की और लेटने की जगह दे रही हूँ। जाकर के अपना सामान उधर ही जमा लेना। अरे माँ, क्यों फालतू की बातें करने में लगी हुई हो? बड़े बेटे ने कहा, चलो, कमरे में ना सही दूसरे वाले कमरे में ताला लगा है, उसकी तो चाबी दे दो। नहीं बेटा, वह कमरा मैंने आने जाने वाले मेहमानों के लिए रखा है, तुम लोगों के लिए नहीं खोलूंगी। माँ के तेवर देखकर बेटी बहू दंग रह गई, लेकिन माँ की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने घर में माँ को इसी तरह से रखा था। अपनी छोटी सी पक्की रसोई से विमला जी खाना बनाकर खाने लगी थी। साथ में अपने छोटे छोटे नाती पोती को भी बुला लिया। बेटे बहू जब खाने के लिए उनके पास आए तो विमला जी ने कहा, मैंने तो खाना सिर्फ अपने लिए बनाया था, तुम लोग अपना देख लो। वैसे भी कच्चे वाले कमरे में एक तरफ चूल्हा बना हुआ है। अगर तुम में से किसी को चूल्हे पर खाना बनाना आता है तो अपने लिए खाना बना लो। मैं अपनी रसोई में तुम लोगों को खाना नहीं बनाने दूंगी। अब क्यों कारते गांव में आए हैं? पिताजी की जमीन को बेचने के लिए। इधर तो कुछ और ही हो गया। भूखे पेट तो सो नहीं सकते थे। माँ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन विमला जी ने अपनी रसोई में बहुओं को खाने नहीं बनाने दिया। जैसे तैसे उन सभी ने अपना पेट भरा, लेकिन विमला जी ने उन्हें अपनी रसोई में खाना नहीं बनाने दिया। रात में मच्छरों ने काट कर चारों बेटे बहुओं का हाल बुरा कर दिया। बहू बेटों को इस तरह से परेशान देखकर एक पल को विमला जी को लगा कि वह अपने बेटे बहू के साथ अच्छा नहीं कर रही। उन्हें अपना बगल वाला कमरे ही बुला लेते हैं, लेकिन दूसरे पल उन्हें बेटे बहू का व्यवहार याद आ जाता है, जो उन लोगों ने अपने घर में विमला जी के साथ किया था। वह वापस से अपने कदम पीछे खींच लेती है। आसपास के लोगों को पता चलता है कि विमला जी के चारों बेटे बहू आए हैं, तो उनसे जाकर मिल लेते हैं। कहते हैं, बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। अब दिवाली करके ही तीज त्योहार करके अपनी माँ के साथ ही रहो, क्योंकि अब तुम्हारी माँ इधर अकेली रह गई है। अब जब चारों लोगों ने इस तरह से कहा, और वैसे भी वह सभी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आए थे, वापसी की टिकट भी करा के आए थे, इतनी जल्दी वापस भी नहीं जा सकते। तत्काल में भी टिकट कराने की कोशिश की तो गर्मी की छुट्टियों की वजह से अवेलेबल ही नहीं था। मन मारकर उन सभी को घर में रहना पड़ा। विमला जी को सुबह 5 बजे की उठने की आदत है। वह सुबह 5 बजे उठ गई और अपने भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। पूजा करने के बाद उन्होंने शंख बजाया, जिसकी आवाज से बेटे बहू सभी जाग गए और चिल्लाते हुए आंगन में आ गए। क्या माँ, बड़ी मुश्किल से तो नींद आई थी और तुमने शंख बजा दिया? इतनी सुबह सुबह शंख कौन बजाता है? विमला जी कड़क आवाज में बेटों से कहती हैं, यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। जब तुम्हारे घर में मैं 5 बजे उठी थी तो तुमने मुझे 5 बजे उठने से मना कर दिया था, लेकिन मेरे घर में मैं मेरे हिसाब से उठूंगी और मेरे घर में तुम लोगों को भी हमारे हिसाब से उठना पड़ेगा। विमला जी की बात सुनकर बेटे चुप हो गए, क्योंकि उनके पास माँ की बात का कोई जवाब नहीं था। सुबह होते ही विमला जी तैयार होकर बाहर जाने लगी, तो बेटों ने पूछा, कहाँ जा रही हो और तुमने कमरों में ताला क्यों लगा दिया? ताला लगाकर जाने की क्या जरूरत है? हम कोई चोर नहीं है जो तुम्हारे घर में चोरी कर लेंगे, और फिर यह घर मेरा भी तो है। क्यों बेटा, मेरा घर तुम्हारा है और तुम्हारा घर मेरा नहीं है। जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारी पत्नी भी तो सारे कमरों में ताला डालकर अपने मायके गई थी, तब तो तुम्हें नहीं लगा कि मेरा घर ये भी है। विमला जी अपने बेटों को चुन चुनकर सबक सिखा रही थी,
क्योंकि इन 3 महीनों में बेटे बहुओं ने उन्हें एक एक रोटी एक एक कपड़े के लिए तरसा दिया था। खून के आंसू रोई थी वह। बेटे बहू के घर में होते हुए भी उन्होंने जितना अकेलापन महसूस किया था उतना उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। ना तो कोई उनसे बात करता था और ना ही उनकी कोई बात सुनता था। बाजार से आने के बाद विमला जी बेटे बहू को अपना सारा सामान दिखाते हुए कहती हैं, यह देखो पूरे 3,000 की साड़ी अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। 3,000 सुनकर बेटे भड़कते हुए कहने लगते हैं, माँ इतनी महंगी साड़ी लाई हो, बुढ़ापे पर इतनी महंगी साड़ी पहनकर तुम्हें क्या करना है? पूरी जिंदगी तो इतने महंगे कपड़े पहने नहीं जो अब पर खरीदने लगी हो। शर्म नहीं आती फालतू के पैसे बर्बाद करते हुए? विमला जी बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ को एक साड़ी के लिए मना करते हुए? अपने लिए लाखों खर्च कर लोगे लेकिन मेरे लिए एक ही साड़ी नहीं ली गई तुमसे। साफ साफ इनकार कर दिया था। भला हो मेरे पति का जो दूर की सोचकर मेरे नाम जमीन करके गए हैं। कम से कम बुढ़ापे पर आराम से रहूंगी और मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे हाथ में पैसे होंगे तो आराम से रहूंगी। उन पैसों के दम पर मैंने सारी खुशी सुविधाएं समेट ली हैं और ज़रूरत पड़ी तो किसी को भी पैसे देकर अपनी सेवा करवा लूंगी। माँ की बातें सुनकर बेटे बहुओं के होश उड़ गए, क्योंकि 2 दिन से वह अपनी माँ का जो बदला हुआ व्यवहार देख रहे थे वही उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उन्हें समझ में आ गया था कि माँ से लड़ने में नहीं बल्कि मिलकर चलने में भलाई है। माफ़ी मांगते हुए सभी कहने लगते हैं, माँ माफ़ कर दो, हमारे साथ शहर चलो। अब हम तुम्हें शहर में बहुत अच्छे से रखेंगे, तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे शहर जाने की आवश्यकता नहीं, मैंने शहर को ही गाँव में बुला लिया। बताओ मेरे घर में क्या कमी है? अगर तुम लोगों को मेरे मन में कोई भी सेवा करनी है इतना बताओ। उसे मैं अपनी ज़मीन से पैसे आती हैं उसे थोड़ी बहुत मदद कर लूँगी, लेकिन सारे पैसे किसी को नहीं दूँगी। अब यह हाल हो गया है कि हर 2 महीने में कोई न कोई बेटा अपने बच्चे और पत्नी को लेकर माँ के पास गाँव आया करता, उनको खाना बनाकर खिलाता। विमला जी उनकी खेती के पैसे जो आते उनमें से थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देती। तो दोस्तों, अगर बुढ़ापे तक आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो अपने बुढ़ापे को अच्छे बनाने के लिए आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। बाद में तो वह आपके बेटों के नाम हो जाएगी, लेकिन जब तक आप जीवित हैं तब तक तो शान के साथ रहिए।